नमस्कार दोस्तों, एनडीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर के 86 क्वेश्चन करवा दिए थे। अगली क्लास में देखते हैं जो शेष क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहा गया है? कहा गया है संख्याएं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। कहने का इससे मतलब है कि अगर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इस तरह से डॉट डॉट 98 गुणा 99 गुणा 100 इस तरह से इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करा दिया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें दाईं ओर से कितने शून्य होंगे, ये उसके कहने का मतलब है। तो इसका तरीका ये है कि ये ध्यान रखना कि सबसे पहली बात होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा होना चाहिए। अगर प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा कराया गया है और पूछा गया है कि गुणनफल के दाईं ओर कितने शून्य होंगे, तो जो लास्ट में संख्या होगी, यहाँ पर लास्ट में 100 लिखा है, इसमें हम भाग कराएंगे 5 का भाग कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। जब तक 5 का भाग तब तक कराएंगे जब तक 5 का भाग जाता जाएगा, 5 को 20। अब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा तो जो ऊपर संख्या 100 लिखी थी इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे 20 और 4 दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 24। अर्थात इन संख्याओं का अगर आपस में गुणा कराएंगे तो गुणनफल के दाईं ओर कितने शून्य होंगे, 24 शून्य हो जाएंगे। इसका ये आंसर आ जाएगा। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे के एक प्रैक्टिस सेट में मिला था, 1 लिखा था, 3 लिखा था, 5 लिखा था, 7 लिखा था, डॉट डॉट करके 98 97 लिखा था, इसके बाद 99 लिखा था। प्रश्न पूछा गया था कि इसमें गुणनफल में दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर इनका आपस में गुणा करा दिया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें एक भी शून्य नहीं होंगे, एक भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो हमने बताया है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा हो तब तो ये तरीका है। अगर यहाँ पर विषम संख्याएं लिख दी जाएं तो विषम संख्याएं अगर आपस में गुणा कराया जाएगा तो एक भी शून्य नहीं आएंगे। क्यों नहीं शून्य आएंगे, उसको भी हम छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं। शून्य देखो, अगर हम किसी संख्या में शून्य तब बन सकता है अगर हम 5 के साथ इसमें कोई सम संख्या का गुणा कराएंगे। 5 के साथ अगर हम किसी सम संख्या का गुणा कराएंगे तभी तो शून्य आएगा। यहाँ पर 5 तो है लेकिन 5 के साथ क्या कोई सम संख्या मिलेगी क्या? ऑलरेडी सभी संख्याएं विषम ही हैं तो यहाँ पर 5 के साथ कोई सम संख्या नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर एक भी शून्य नहीं होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। इस तरह से क्वेश्चन बनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया है कि भाग की क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है और शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। इसका सीधा फंडा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आ जाएगा। इसको बताने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 था 240 के गुणनफल के बराबर हो। हमने माना हम 48 को यक्ष से गुणा करें तो 48 को अगर हम यक्ष से गुणा कराएंगे तो गुणनफल प्राप्त होना चाहिए 173 और 240 के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। 48 तो उसने पूछा है कि 48 को किस संख्या से गुणा कराएं कि गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर हो। बस कुछ नहीं करना, पक्षांतर करा के x की वैल्यू फाइंड करना है। तो 173 इंटू 240 अपॉन 48। इसको काटेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इसका 5 का गुणा कराएंगे तो 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 1 36, 5 एकम 5 3, अर्थात गुणनफल कितना हो जाएगा 865 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया है कि 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो। अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि 3428 एक संख्या लिखी है, इसमें हम कौन सी संख्या घटा दें कि ये जो प्राप्त हमें संख्या प्राप्त हो वो 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला काम होगा कि इसमें हम 13 से क्या कराएंगे, भाग्यात तक भाग कराएंगे। तो 13 से भाग कराते हैं तो 13 दुनाई 26 हो जाएगा, भाग कराते हैं। 14 में 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 82 आ जाएगा। 13 छंग 78 हो जाएगा, 12 में 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 13 ते 39 आ जाएगा, 18 में 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा,
सॉरी 18 में 9 घटाएंगे 9 आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर शेष कितना आया है 9 आया। अब हमसे वो कह रहा है कि 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं। तो यहाँ पर देखो, जब भी ऐसा कहा जाए कि एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से विभाजित करने के लिए कंडीशन यहाँ पर दो होती है। अगर एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से हमें विभाजित करना है तो हम उसमें कुछ ना कुछ घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो अगर आपसे घटाने के लिए कहे तो हम घटा सीधे शेषफल घटाया जाता है। अगर जोड़ने के लिए कहे तो भाजक माइनस शेष करके ये जोड़ा जाता है। ये चीज ध्यान देना। अगर कभी भी आपसे घटाने के लिए कहता है तो जो शेष आएगा वही हम घटा देंगे, तो हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो भाजक और शेष का अंतर जोड़ेंगे। अगर प्रॉपर इसी सवाल में घटाने के लिए उसने कहा है तो इसका राइट आंसर 9 होगा कि अगर हम 3488 में 9 घटा दें तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अगर यहीं पर घटाने की जगह कह देता कि 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, कि 3488 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 13 और 9 का अंतर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो जोड़ने के लिए कहेगा तो 4 जोड़ेंगे और घटाने के लिए कहेगा तो 9 घटाएंगे। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 35 लिखा है, इसको हमें 4 से करना है, तो इसको अगर हम करेंगे तो 4/32 आ जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन अगर आपसे कहता है कि ये बताइए कि 4 से हम 35 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ें कि हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 4 से विभाजित हो, तो आप कहोगे कि 35 के आगे 36 होती है संख्या जो 4 से विभाजित होगी, क्योंकि हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप करेंगे क्या, 4 - 3 यानी 1 ही तो जोड़ा होगा, भाजक और शेष का अंतर ही तो जोड़ा है। अगर यहीं पर कह दे कि कौन सी संख्या घटाएं कि हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो, तो 35 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो 32 एक ऐसी हमको संख्या मिली है जो तुम्हारे 4 से पूर्णतया विभाजित हो। तो एक छोटे से एग्जांपल समझ लेंगे तो पूरे सभी सवाल हो जाएंगे। इस तरह के कई क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो भाजक और शेष का अंतर जोड़ेंगे, अगर घटाने के लिए कहेगा तो सीधे शेष घटा देंगे। आगे देखते हैं क्या कहा गया। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है। किसी संख्या को अगर हम 136 से भाग देते हैं तो हमें 36 शेष प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। देखो इसी तरह की 91, 92 और 93 तीनों सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो देखते हैं इनके करने का तरीका क्या होता है। इनके करने का तरीका होता है, उसने कहा है कि अगर हम 136 से भाग देते हैं तो 36 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को अगर हम 17 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो इसको सबसे पहले देखा जाता है शॉर्टकट तरीके से। अगर करें तो जो लास्ट में संख्या होती है 17, अगर इस 17 से 136 में भाग चला जाए पूरा पूरा, तो हमको पता है कि 8 बार में पूरा पूरा इसका भाग चला जाएगा। अर्थात 17 से अगर पहली संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए तो इस 17 से दूसरी संख्या में सीधे भाग करा देते हैं, जो शेष बचता है वही पूरी संख्या में भाग कराने से शेष आता है। तो 17 दूनी 34, 6 में 4 घटाएंगे 2, अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात इसी संख्या को अगर 17 से भाग कराएंगे तो 2 शेष बच जाएगा। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरह का नियम फॉलो करके देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग दें तो हमने पहले बताया था कि इस 13 का 156 में भाग करा के देखो, संभवतः जितने भी क्वेश्चन बने हैं इस तरह के, तो उनमें तीसरी संख्या से पहली संख्या में पूरा पूरा भाग जाता भी है। तो 13 से अगर हम भाग कराएंगे तो 13 एक कम 13 यहाँ पर बचेगा, तो 13 दूनी 26 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको 13 से 29 में भाग कराना है। तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, 9 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, अर्थात भाग कराने पर कितना शेष बचेगा 3 शेष बच जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया। आगे इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 93 का आ गया है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है और उसी संख्या को 15 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो 15 से जब हम 195 में भाग करेंगे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 47 में 15 से भाग करा देना, जो शेष आए वही आपका आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें संख्या 19 से विभाजित करनी है और उसने कहा है कि 4000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, अर्थात यहाँ पर घटाने के लिए कहा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस शेष निकाल देना है, वही शेष क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो करते हैं, 19 दूनाई 38 हो जाएगा, 10 में 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 20 बचेगा, 19 एक कम 19 आ जाएगा, 10 में 9 घटाएंगे 10। हमने देखा कि यहाँ पर शेष कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। हमको घटाने के लिए उसने कहा है, तो घटाने के लिए अगर उसने कहा है तो सीधे कितना घटा दें, तो ये 4000 में 10 अगर हम घटा दें तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अर्थात इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 10 दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में जोड़ने के लिए कहते तो फिर इसका आंसर 9 हो जाता। 19 में 10 घटाएंगे, 19 और 10 का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 9। जोड़ने के लिए कहता तो 9 जोड़ना होता और घटाने के लिए कहा है तो 10 घटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मतलब ये होता है कि 1 बनाने के बाद हमें 5 जीरो लगा देंगे, तो ये एक ऐसी संख्या मिल गई है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। इसको हमें किस संख्या से विभाजित करना है, तो इसे हमें 111 से विभाजित करना है। तो अब छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या से संबंधित एक तथ्य होता है, उसको ध्यान रखना। अगर कभी भी छोटी से छोटी संख्या 1 अंक की हो या 2 अंक की हो या 3 अंक की हो या 4 अंक की हो, अगर उस संख्या को किसी संख्या से विभाजित करना है तो एक चीज ध्यान देना कि जो छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या, इसमें हमेशा जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, कितने भी अंकों की हो, तो उसमें हमेशा घटाया जाता है। अब ये कंडीशन क्यों होती है, मान लीजिए आपसे उसने कहा कि ये 2 अंकों 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, अगर यहाँ से यहाँ पर हम गलती से 1 भी घटा देंगे तो यहाँ पर हमें 99 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। जो क्वेश्चन पूछेगा वो तो यही कहेगा कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर यहाँ पर हम गलती से 1 भी घटा देंगे तो ये संख्या टोटल 2 अंकों की हो जाएगी। हमें उत्तर देना है 3 अंकों में, तो छोटी से छोटी संख्या में हमेशा जोड़ना होता है। मतलब अगर छोटी से छोटी संख्या कितने भी अंकों की हो, यानी इसमें जो उत्तर हमेशा दिया जाता है भाजक माइनस शेष कर देते हैं, तभी हमें पता चलता है कितना जोड़ना होगा। क्योंकि जोड़ना है अगर तो भाजक और शेष का अंतर जोड़ना है, अगर घटाना है तो इसमें सीधे शेष घटाया जाता है। ये पॉइंट है, ये दोनों ध्यान रखना। तो समझ में आ गया होगा कि इस सवाल में जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो इस सवाल में कुछ नहीं करेंगे, सीधे इस सवाल में जोड़ेंगे। क्यों, छोटी से छोटी संख्या की बात की गई। तो पहले हम भाग कराएंगे इसमें, तो 111 से भाग कराएंगे तो 9 बार पहले हम करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 एक कम 9 हो जाएगा, ये 9 एक कम 9 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब 1000 में 999 घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 100 शेष बचेगा। अब यहाँ पर हमने बताया था कि ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखी है और छोटी से छोटी संख्या में हमेशा जोड़ा जाता है। तो जोड़ेंगे कितना, तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ना है। तो 111 में जब 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। इसको इसमें जोड़ दो, देखो ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ये होगा किसी ना किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो जाए। 11 की गुणज होने का मतलब 11 से विभाजित हो जाए। 11 से भाग करना और जोड़ने के लिए कहा है, तो शेष भाजक और शेष का अंतर जो होगा वही आंसर आ जाएगा। आगे कहा गया 97 नंबर में 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की उसने बात की है। देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मतलब 1 बना के डबल 0। उसने कहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 14 से पूर्णतः विभाजित करना है, तो 14 सत्ते सीधे करेंगे, पहले आ जाएगा 98, यहाँ पर शेष बचेगा कितना, 2 शेष बचेगा।
हमने अभी पीछे बताया था कि अगर छोटी से छोटी संख्या का है, कितने भी अंकों की हो, 2 अंकों की हो या 3 अंकों की या 4 अंकों की, छोटी से छोटी संख्या में विभाजित करने के लिए हमेशा जोड़ा जाता है। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो 14 में 2 घटाएंगे, इसमें 12 ही तो जोड़ेंगे, अर्थात इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 112 आ जाएगा। अर्थात 112 ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहा गया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर करना क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 5 बार 9 लिख देंगे। इसको 463 से विभाजित करना है तो 463 से विभाजित करेंगे इसमें क्या कि सबसे पहला काम इसमें शेष निकालेंगे, जो शेष आएगा वही घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। हमने बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा शेष घटाया जाता है, अगर छोटी से छोटी संख्या यहीं पर कर देता तो भाजक और शेष का अंतर जोड़ते तभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आगे हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया है कि 78, 65, 321 को किसी संख्या से भाग देने पर 33, 612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, भाजक कितना होगा। तो फार्मूला हमें पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल, उससे 75 करा देना, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया है कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर 3 शेष बचता है। हमको नहीं पता है कि वो संख्या कौन सी, हमने मान लिया वो संख्या x है। इस संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष कितना प्राप्त होता है, तो 3 शेष प्राप्त होता है। हम यहाँ पर मान लेंगे माना कि कम से कम एक बार तो भाग गया हुई होगा, हम मान लेंगे माना कि भागफल कितना है, कम से कम एक बार भाग गया होगा, तो हमने मान लिया कि माना भागफल कितना है 1। इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर संख्या x निकालें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ पर ये संख्या तुम्हारी 9 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। हमने x की वैल्यू कितनी ज्ञात की 9, अर्थात वो संख्या कितनी है 9 है। यहाँ पर संख्या 9 रखने से हर एक कंडीशन फॉलो हो रही है, 6 से भाग करा रहे हैं, 3 शेष बच रहा है, दोनों कंडीशन क्या है फॉलो। आगे उसने कहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर, तो हमें संख्या मिली थी 9 का वर्ग करेंगे 81 आएगा, तो 81 को उसने कहा है कि अगर 6 से विभाजित करें तो कितना शेष बचेगा। तो सबसे पहले 6 कम 8 में 6 घटाएंगे 21 आ जाएगा, 6 तिरका 18, 11 में 8 घटाएंगे 3 आ जाएगा, अर्थात शेष कितना बचेगा 3 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया अच्छा क्वेश्चन। इसके लिए इस तरह से एक हम डायग्राम बनाएंगे। क्या डायग्राम होगा, यहाँ पर हम भाजक को लिखेंगे, यहाँ इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे भाजक लिखेंगे, और इस कॉलम में हम शेषफल लिखेंगे, और इस कॉलम में यहाँ पर जो होगा ये ओवरऑल भाज्य लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अर्थात उसने कहा क्या है कि यदि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः शेष क्या बच रहे हैं, तो 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। नीचे यहाँ पर भागफल लिखा जाएगा, हम मान लेंगे कि माना कम से कम एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पर हमने भागफल कितना मान लिया है, कम से कम 1 मान लिया है। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमने बताया था कि इस कॉलम में क्या लिखेंगे, तो भाज्य लिखेंगे। हमारे पास भाजक है कितना 13 है, भागफल हमने माना है 1 और शेषफल 8 है, तो इस कॉलम में क्या होगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे, कहने का मतलब तुमको इसके साथ इसका गुणा करा के इसको क्या करके ऐड करके लिख देना है जोड़ के। तो इसके साथ गुणा कराएंगे तो 13 1 कम 13, 13 8 कितना हो जाएगा, ये 21 लिखना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब जब इस कॉलम में लिखना है तो अब इसके लिए भागफल का काम ये करेगा, भाजक ये है, शेषफल ये है। अर्थात तुमको करना ये है कि 11 का 21 के साथ गुणा करा के 9 लिख देना है। तो 11 1 कम 11, 11 दूना 22 23 प्लस 9 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा,
11 एकम 11, 11 दूना 22, 23, 231, 9 हो जाएगा 240। ये 240 समझ में आया कि नहीं आया? ये 240 यहाँ पर हम लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे यहाँ पर भी हमें लिखना है। तो अब यहाँ पर हमें करना ये है कि 9 का इसके साथ गुणा करा के फिर 8 जोड़ के लिखना है। तो साइड में हम गुणा करा ले रहे हैं। 240 गुणा 9 प्लस 8 गुणा कराएंगे 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 3 21 प्लस 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2168। अर्थात ये संख्या जो आ जाएगी 2168 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये 2168 समझ में आ गया होगा। तो इतना ये करना समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हमें साफ करना पड़ेगा, तो इतना नोट कर लेना। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में। इतना ध्यान रखना कि पहले आया था 2168, अर्थात हमको इस संख्या से केवल मतलब है ओवरऑल, अर्थात जो फाइनल जो संख्या आई थी वो क्या आई थी? तो 2168 आई थी। आगे देखते हैं। अब हमसे उसने क्या कहा है? यदि विभाजकों का क्रम बदल दिया जाए, इसी तरह से लिखेंगे। विभाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो विभाजक किस क्रम में थे? विभाजक थे 9, 13, 9, 11, 13। अगर इनका हम क्रम बदलेंगे तो यही तो होगा 13, 11, 9। क्योंकि तीन संख्याएं हैं, अगर तीन संख्याओं में क्रम चेंज होता है तो केवल पहली संख्या और तीसरी संख्या का क्रम चेंज होगा, दूसरी संख्या उसी स्थान पर रहेगी। अर्थात विभाजकों का हमने क्रम चेंज किया तो 13 पहले स्थान पर आ गया, 9 लास्ट के स्थान पर आ गया। विभाजकों का क्रम अगर चेंज करेंगे तो विभाजक हो जाएंगे 13, 11, इतनी बात समझ में आई? यदि विभाजकों का क्रम बदल दिया जाए, संख्या हमें मिली थी 2168, यही तो संख्या मिली थी। अब एक चीज इसमें करेंगे क्या कि हम 2168 में 13 से भाग कराएंगे। साइड में हम कराते हैं 13, 2168 में 13 से भाग कराएंगे तो 13 पहले एक बार भाग चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो 13 एकम 13 आ जाएगा, 11 में 3 घटाएंगे, 8 3 11 आ जाएगा, तुम्हारा 68 आ जाएगा, यहाँ पर 86 आ जाएगा, 13 छंग 78 आ जाएगा, 16 में 8 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 86 आ जाएगा, 13 छंग 78 आ जाएगा, 16 में 8 घटाएंगे 8। ओवरऑल हमने देखा कि 2168 में अगर हम 13 का भाग कराएंगे तो भागफल 166 आएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, हमने 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आएगा और ये शेष उतारेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमने गलती से क्या लिख दिया? 6 ही लिख दिया था, 88 आएगा तो यहाँ पर जो शेष आएगा वो आ जाएगा 10 आ जाएगा। अर्थात 13 से जब हम भाग कराएंगे तो भागफल 166 आएगा और शेषफल आएगा 10। तो शेषफल को हमने बताया था यहाँ पर लिखते हैं, जो भागफल 166 आया है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम 11 का भाग कराएंगे 166 में, तो 11 का भाग भी 166 में करा लेते हैं। कितना आएगा? तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 11 बचे 55 आ जाएगा, 6 में 5 घटाएंगे 1। अर्थात जब हम 11 से 166 में भाग कराएंगे तो शेष आएगा 1 और भागफल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब 9 से भाग हम 15 में कराएंगे, तो 9 से भाग कराएंगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा, भागफल यहाँ पर 9 आ जाएगा, 15 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6। ये डायग्राम बनाना समझ में आया कि नहीं आया? पिछले सवाल में हमने नीचे से डायग्राम बना के ऊपर की संख्या ज्ञात की थी। अब इस सवाल में हमने क्या किया है? ऊपर की संख्या हमें 2168 प्राप्त थी, हमने इस तरह से ये डायग्राम बना दिया। अब उसने हमसे पूछा क्या है? तो शेष क्या बचेंगे, किस क्रम में शेष बचेंगे? तो पहले शेष 10 बचा था, 1 बचा था, 6 बचा था। 10, 1, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसी तरह के कई क्वेश्चन मिलेंगे तो और समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 102 और 103 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इन दोनों के लिए हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूले को ध्यान रखना, सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फार्मूला ये है कि a के पावर n बटे a+1, यानी a के पावर n अगर लिखा है और उसको a+1 से डिवाइड करें तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। यदि n का मान एक सम संख्या है, सम संख्या कहने का मतलब अगर इवन नंबर है तो इसमें जो शेष बचता है वो हमेशा शेष एक बचता है। अगर n का मान एक विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पर जो शेष बचता है वो हमेशा a बचता है। कहने का मतलब इस फार्मूले में ध्यान रखना, अगर कभी कोई संख्या इस फॉर्मेट में लिखी गई है
तो इसमें हमेशा शेष पूछता है। अगर n की वैल्यू एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो शेष हमेशा 1 बचेगा। अगर n की वैल्यू एक विषम संख्या है अर्थात ऑड नंबर है तो शेष हमेशा a बचेगा। a ये लिखा गया, नहीं समझ में आएगा। अगर यहीं पर दूसरा फार्मूला है a के पावर n बटे a माइनस 1, तो इसमें कंडीशन n का मान चाहे सम हो या विषम हो, दोनों कंडीशन में हमेशा जो शेष बचता है वो एक ही बचता है। तो ये दोनों फार्मूले नोट करो, आगे के दोनों क्वेश्चन आ जाए। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब देखते हैं किस तरह से फार्मूले प्रयोग हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है 102 नंबर, 17 के पावर 200 बटे, उसने कहा है कि 17 के पावर 200 को 18 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 18 से भाग देना है, तो यही तो हम करेंगे। अर्थात अब इसको अगले स्टेप में लिखेंगे 17 के पावर 200, 18 को लिख सकते हैं 17 प्लस 1। तो देखो ये a के पावर n बटे a प्लस 1 फॉर्मेट का है कि नहीं है। अब यहाँ पर ये बताइए हमें कि n का मान सम है कि विषम है। तो n का मान एक सम संख्या है, यानी n का मान एक इवन नंबर है। तो हमने बताया था अगर n का मान एक सम संख्या है तो शेष हमेशा कितना बचता है? 1 बचता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर आएगा उसमें शेष ही पूछा है, तो शेष कितना बचेगा? तो इसका शेषफल 1 होगा, अर्थात इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि n का मान क्या है? सम संख्या है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में कहा गया है कि 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 25 के पावर 25 को अगर हम 26 से भाग करें, 26 का मतलब है 25 प्लस 1, यही तो है। अब यहाँ पर देखेंगे तो a के पावर n बटे a प्लस 1 है। यहाँ पर भी देखें तो n का मान, लेकिन यहाँ पर n का मान क्या है? एक विषम संख्या है। हमने बताया था अगर n का मान विषम संख्या है तो शेष हमेशा बचता है a, और यहाँ पर a की जगह पर 25 लिखा गया है, अर्थात इसमें शेष बचेगा 25 और इसका राइट आंसर 25 होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? एक में घात सम थी, एक में घात विषम थी, तो दोनों में अलग अलग शेष बच रहे थे, दोनों के हमने अलग अलग आंसर बता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 104 में कहा गया है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 104 नंबर और 100 नंबर दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। 100 नंबर में कहा गया था किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता था। तो जब 20 तरह के क्वेश्चन आए तो किया यह जाता है कि जिससे विभाजित किया जा रहा हो और जितना शेष बच रहा हो दोनों को जोड़ देने से ही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 100 नंबर में कहा गया था 6 से विभक्त करने पर 3 शेष प्राप्त हो रहा, तो हमने संख्या 9 ली थी कि नहीं ली थी। यहाँ पर कहा गया है किसी संख्या n को 4 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, अर्थात सीधे हम यहाँ पर n की वैल्यू 7 ले सकते हैं। n की वैल्यू 7 लो, 4 से विभक्त करो, देखो 3 शेष ही बचेगा। इतनी बात समझ में आई? आगे उसने कहा है कि 2n को 4 से विभक्त करने पर अगर n की वैल्यू 7 है तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। उसने कहा है अगर 14 को किससे भाग किया जाए? 4 से भाग किया जाए, 4 तिहाई 12 है, तो शेष कितना बचेगा? उसने पूछा है शेष कितना बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात शेष 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो अब ये एक तो तरीका ये है, बेसिक तरीका, अगर कि सबका वर्गमूल निकालो, सबका क्या निकालो? वर्गमूल निकालो। तो जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकाले वही किसी संख्या का वर्ग नहीं होगी। तो ये चीज करना तो बहुत कठिन हो जाएगा, काफी समय लगेगा। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए इकाई के अंक बेस पर देखो, इकाई का अंक ध्यान रखेंगे। इसके लिए कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्गों के इकाई के अंक याद होनी चाहिए। यानी 1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं 4 आता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और इसी तरह से 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे 81 आएगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा। ये हम इसलिए लिख रहे हैं, सबको याद होंगे इसलिए हम लिख रहे हैं कि हमको सबके केवल इकाई के अंक ध्यान रखने हैं। क्या इकाई का अंक ध्यान रखना है?
यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एक संख्या हमें एक ऐसी 2 मिल रही है। ये बताओ किसी भी संख्या का वर्ग करने पर किसी में इकाई का अंक 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ना तो इकाई का अंक 2 किसी में आ रहा है, ना तो इकाई का अंक 3 किसी में आ रहा है, ना तो इकाई का अंक 7 किसी में आ रहा है। तो ये 2 3 7 इस तरह से कोई संख्या आ रही है क्या? अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे तो किसी संख्या का, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा तो वो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकते हैं। तो इसके ऑप्शन अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में इकाई का अंक कितना है? 5 है, अर्थात ये तो किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। दूसरे में इकाई का अंक 6 है, देखो इकाई का अंक 6 हो सकता है। आगे तीसरे ऑप्शन में इकाई का अंक 1 है, तो 1 भी वर्ग में हो सकता है। लास्ट वाले ऑप्शन में इकाई का अंक 2 दिया गया है, देखो किसी भी संख्या का हमने वर्ग किया था तो इकाई का अंक कहीं 2 आया है क्या? अर्थात यही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 106 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? तो इसी तरह से इकाई के अंक देखेंगे तो पहले ऑप्शन में इकाई का अंक 1 है, तो ये तो हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में इकाई का अंक 5 है, ये भी हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में इकाई का अंक 7 है, हमने बताया तो ना तो 3 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 7 होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 118 तक ये सभी जो क्वेश्चन है विभाज्यता वाले क्वेश्चन है। किस तरह से विभाज्यता के नियम बताए जाते हैं कि 2 की विभाज्यता अलग बताई जाती है, 3 की विभाज्यता अलग बताई जाती है, तो सब विभाज्यता के नियम बता दिए गए हैं। सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। कहा गया है संख्या लिखी गई है 107 नंबर में 6 7 3 5, इसके बाद इसमें स्टार का चिन्ह लगा हुआ है। 1 में कहा गया है कि स्टार की अल्पतम वैल्यू यानी कम से कम स्टार का हम मान कितना रखें, यानी स्टार की जगह पर हम कम से कम कितना रखें कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हम 9 की विभाज्यता का नियम बताया गया था कि जो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो हम यहाँ पर अंकों का योग ज्ञात करेंगे। तो 7 6 13 हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 21 1 कितना हो गया? 22 हो गया। ये संख्या हमें 22 मिल गई है। अब इसमें एक स्टार की वैल्यू भी है, अर्थात 22 के आगे ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 9 से विभाजित होती है? तो 22 के आगे हमें 27 मिलेगी जो 9 से विभाजित होती है। तो 22 से 27 तक पहुंचने के लिए हमें इसमें 22 में कितनी संख्या जोड़नी होगी? तो 5 जोड़नी होगी। अगर हम स्टार की जगह पर 5 रख देते तो अंकों का योग 27 प्राप्त होता कि नहीं प्राप्त होता? अर्थात ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो स्टार का कम से कम मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 9 की विभाज्यता का नियम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में कहा गया है कि किसी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इस रूप में कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? कहने का मतलब कोई भी 2 अंकों की संख्या लिख दो, उसको 2 बार लिख दो तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि उसने कहा है कि 15 15 37 37 ले, कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं। तो हम इसी के हिसाब से ले लेते हैं 15 15 और एक 37 37 भी संख्या लिखी गई थी। अब इसमें कैसे पता करेंगे कौन सी ऐसी संख्या होगी जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो एक चीज ये बताओ, ये लिखा क्या है? 1515 लिखा है क्या? इसको पढ़ेंगे क्या? 1515, अर्थात इसको हम 1500 + 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी तरह से इसको हम 3700 + 37 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 15 कॉमन आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें अगर हम 37 कॉमन ले लें तो 100 + 1 आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 15 × 101 और ये हो जाएगा 37 × 101। अब एक चीज ये बताओ, यहाँ पर 15 15 था, 37 37 था। अगर हम यहाँ पर कुछ भी रखें, 16 16 रखें, 17 17 रखें, 58 58 रखें, कुछ भी रखें, तो ये 101 हमेशा आएगा कि नहीं आएगा? ये 101 हमेशा आएगा। तो उसने पूछा है कम से कम कौन सी संख्या होगी जिससे हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन में 7 का है तो 7 तो कहीं है नहीं। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में 11 का आ गया है, सी में 13 का आ गया है, डी नंबर में 101 का आ गया है। तो ये संख्या हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा।
देखते हैं जो शेष वीडियो क्वेश्चन होंगे उनको अगले वीडियो में देखेंगे।